हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नाइलेट का साइंटिस्ट सी के एग्जाम के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है जो 12 अगस्त 2023 को हुआ है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 आप देख सकते हो। 28 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, अब हम आगे करेंगे। ठीक है, तो 29 से लेके 33 यानी कि 4-5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कॉमन डेटा के। तो क्या डेटा दिया है देखो। एक कमेटी प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ 20 प्लेयर्स ईच फॉर टेस्ट, ओडीआई एंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट्स आउट ऑफ 39 प्लेयर्स। ठीक है, टोटल 39 प्लेयर है हमारे पास। 3 प्लेयर्स आर देयर हु आर इन टेस्ट एंड ओडीआई लिस्ट बट नॉट इन T20। 4 प्लेयर्स आर देयर हु आर इन टेस्ट एंड T20 लिस्ट बट नॉट इन ओडीआई, एंड द सेम नंबर ऑफ प्लेयर आर देयर इन हु आर इन ऑल 3 लिस्ट। ठीक है, टोटल प्लेयर 39 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं कि सपोज कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। टेस्ट है, ओडीआई है, ठीक है, T20 है। सबसे पहले सवाल देखो, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हु आर इन एग्जैक्टली वन लिस्ट। तो सबसे पहले देखो कि 3 प्लेयर जो है ना, वो हमारे टेस्ट और ओडीआई में है। 3 प्लेयर ही कॉमन है। ठीक है, ये सेम 3 प्लेयर है। फिर हमारे हो गए 4 प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट और T20 में है। ठीक है, 4 प्लेयर सेम है, दोनों 4-4। और फिर सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन हु आर इन ऑल टीम। सेम नंबर यानी कि 4 प्लेयर ही ऐसे हैं जो चारों टीम में हैं, तीनों टीम में है, सॉरी। ठीक है, अब फिर उन्होंने बोला है कि ऐसे कितने प्लेयर होंगे जो एग्जैक्टली एक ही लिस्ट में होंगे। ठीक है, अब 39 में से देखो 3 प्लेयर ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये, यानी कि 4 4 8 3 11। तो 28 प्लेयर बचे। ठीक है, अब हर टीम में कितने प्लेयर होने चाहिए? 20। ठीक है, 28 प्लेयर्स को हमें इन तीनों टीम में डिवाइड करना है। अब टेस्ट में कितने प्लेयर हो चुके हैं? 4 4 8 3 11, कितने बचे? 9। 9 बचे हैं। ओडीआई में 7 हो गए, 13 बचे हैं। T20 में 8 हो गए, कितने बचे हैं? 12। ठीक है, अब अगर मैं सिंगल सिंगल प्लेयर डिवाइड करना चाहूँ, 28 इसमें डिवाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि 9 और 13 हो गए 22, और 12, 22 और 12 हो गए 34। ठीक है, खाली जगह तो 34 है, प्लेयर हमारे पास 28 है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब क्या चीज बची है जो डबल डबल टीम में है? यानी कि देखो, टेस्ट और ओडीआई में तो उन्होंने बता ही दिया 3-3 है, टेस्ट और T20 में बता दिया। तो इसका मतलब कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जिनको ओडीआई और T20 में होंगे दोनों। ठीक है, बाकी फिर सिंगल सिंगल रह जाएंगे। इसका मतलब कितने हो गए? 34 है, हमें स्पोर्ट्स है, इतने प्लेयर्स चाहिए अभी। और 28 प्लेयर अभी हैं, तो इतनी जगह खाली है। तो 34 माइनस 28, 6 लोगों को 2 टीमों में खेलना पड़ेगा, तो वो आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कितने बचे हैं। 6 के बाद 28 में से बच गए, 6 कटे तो 22 आ गए। ठीक है, अब 22 प्लेयर बच गए हैं। अब यहाँ पे टेस्ट में 9 ही जगह बाकी हैं, यहाँ पे 6 यानी कि 7 जगह बाकी रह गई, यहाँ पे 6 जगह बाकी रहेगी। 9 7 16 6 22। ठीक है, अब 22 प्लेयर हम ऐसे डिवाइड कर देंगे कि 9 प्लेयर इसके हो गए, बस टेस्ट ही खेल रहे हैं। 7 प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ ओडीआई ही खेल रहे हैं। 6 प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ T20 ही खेल रहे हैं। ठीक है, ये 22 में इसको हमने डिवाइड कर दिए। तो वो प्लेयर कितने हो गए जो सिर्फ एग्जैक्टली वन लिस्ट में है? वो है 22। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हु आर इन एग्जैक्टली टू लिस्ट। 2 लिस्टों में कितने प्लेयर हैं? एक तो ये वाले, ये 3 टेस्ट में भी हैं, ओडी में भी 3, ये 4 टेस्ट में भी हैं, T20 में भी हैं, ये 6 ओडीआई में भी है, T20 में भी, यानी कि 3 4 7 6 13। ठीक है, 13 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर एट हु आर एटलीस्ट टू लिस्ट। एटलीस्ट टू मतलब हमें 3 वाले को भी कैलकुलेट करना है। एटलीस्ट टू में टू, टू में आ गया और 3 वाले आ गए। 2 वाले तो हमने कैलकुलेट कर लिए, कितने हैं? 13 आए थे, 13, और तीनों लिस्ट में कितने प्लेयर हैं? 4 हैं, तो 13 और 4 17। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, 32 क्या है? हाउ मेनी प्लेयर आर देयर हु आर एटमोस्ट इन टू लिस्ट। एटमोस्ट 2 लिस्ट कह दिया, या तो फिर एक लिस्ट में या फिर 2 लिस्ट में है। वन लिस्ट वाले कितने थे? 22, ओनली वन लिस्ट वाले। 2 लिस्ट वाले कितने थे? 13। तो 22 और 13 हो गए 35। ठीक है,
हाउ मेनी प्लेयर आर देयर हु आर इन ओडीआई एंड T20 बट नॉट इन टेस्ट? तो ओडीआई और T20 वाले कौन कौन से हैं? 6, जो हमने कैलकुलेट की, और टेस्ट में नहीं है ये। ठीक है, तो ये 6। ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाएगा, बस इसमें ये थोड़ा हमें यहां तक पहुंचना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर टू बैग्स ए एंड बी, बैग ए कंटेन्स 6 रेड बॉल, 10 ग्रीन balls, and bag B contains 4 red balls and 6 green balls. One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn at random. What is the probability that ball drawn is red? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता नहीं ना कौन सा बैग ड्रॉ किया, तो पहले बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ, ए को मैंने सेलेक्ट किया, इनटू ए में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 रेड बॉल है, टोटल कितनी है? 6 प्लस 10 16, 6/10 प्लस, और बी बैग से भी निकल सकती है, तो प्लस आ गया, और है तो हाफ होगी बी बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू बी बैग में 4 रेड बॉल है, और टोटल बॉल की 4 + 6 10, तो 4/10। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 16 आ गया, 6/16। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 3/16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/10, ये 1/5। ठीक है, 3/16 प्लस 1/5। ठीक है, एलसीएम आ गया 80, 16×5 80, तो 5×3 = 15, और 16 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 31/80, तो ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो घटिया सवाल आ गया, 3 6 3 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15। ये भी ठीक है सवाल। ठीक है, नोएडा को लिखा है इन्होंने OPJEB, NOOPIJDEAB। ठीक है, तो चेक कर लो, देखो अब ऐसा कोई टाइम लगेगा नहीं वैसे। ठीक है, फिर भी चलो ई को इग्नोर कर दिया, पहले दो लेटर तो सेम ही है, ई और एफ। एल के बाद एम आता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, HI, तो और IJ, तो यानी कि ए आ जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ लगेगा नहीं टाइम। पिंक इज कोडेड एज 616914111। ठीक है, P 16 होता है, I 9, N 14, K 11। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस हिसाब से रेड क्या आना चाहिए, डायरेक्टली कर लेना है, ये आ जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा। ऐसे सवाल गलत नहीं कर सकते हो पेपर में। ठीक है, ये क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, सन रेन चाइल्ड रेनबो हैप्पी। देखो पहले बारिश होगी, उसके बाद अगर सन आता है तो रेनबो आता है, रेनबो को देख के चाइल्ड खुश हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। 39, द एवरेज ऑफ 5 numbers is A and the average of 3 of these numbers is B. If average of last 2 is C, then which of the following is correct? ठीक है, 5 नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5, पांचों का एवरेज ए है, तो पांचों का सम 5A आ जाएगा, ये बात सही है। अगर मान लो इन तीनों नंबर का एवरेज बी है, तो इन तीनों का सम 3B आ जाएगा। ये दो नंबर हैं, अगर इन दोनों का एवरेज सी है, तो इनका सम 2 × C आ जाएगा। ठीक है, अब इन 3 नंबर का सम, इन 2 नंबर का सम किसके इक्वल आएगा? पांचों नंबर के सम के। ठीक है, तो वही चीज ऑप्शन सी हमें बता रहा है। नेक्स्ट, 40 and 41, एली इज 3 times older than योगेश, जहीर इज हाफ द एज ऑफ वहीदा, योगेश इज ओल्डर देन जहीर। ठीक है, सबसे पहले एली जो है 3 टाइम है योगेश से। ठीक है, जहीर इज हाफ एज ऑफ वहीदा, तो हम वहीदा इज इक्वल टू 2 × जहीर लिख देते हैं। ठीक है, फिर योगेश जो है जहीर से बड़ा है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कितना बड़ा है, बस बड़ा है, हमें ये पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, योगेश इज ओल्डर देन वहीदा। अब देखो हमें नहीं पता, वहीदा जो है जहीर से डबल होगी, अब योगेश जहीर से बड़ा है, तो अब हमें नहीं पता ना कि इससे डबल से ज्यादा है या डबल से कम है, हो सकता है 1.5 गुना हो सकता है 3 गुना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एली इज ओल्डर देन वहीदा, अब देखो एली इज ओल्डर देन वहीदा, एली इज ओल्डर देन वहीदा। अब देखो वहीदा जो है जहीर से डबल है। ठीक है, और एली जो है योगेश से 3 गुना है। अब मैं योगेश को अगर जहीर के बराबर भी मान लूं, चलो मैं बोलूं हल्का से ही बड़ा है, तब मान लो कि अगर यहाँ पे जहीर भी हो, एली जो है ये बड़ा होगा 3 टाइम्स ऑफ जहीर। ठीक है,
और वहीदा जो है 2 टाइम्स है जहीर के, तो ऑब्वियसली एली वहीदा से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एली में बी यंगर देन वहीदा, नहीं बड़ी ही होगी। ठीक है, फिर ये भी गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी सफिशिएंट टू एस्टिमेट द एलिस एज? जहीर इज 10 years old, जहीर की वैल्यू 10 है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। जहीर की वैल्यू 10 है, तो हमें एली की एज पता चलेगी क्या? देखो जहीर की एज 10 होगी तो वहीदा की पता चल जाएगी, बट एली के लिए हमें वाई की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ओनली ए से तो नहीं आ सकता। फिर बी कहता है कि बोथ योगेश एंड वहीदा आर ओल्डर देन जहीर बाय द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब योगेश और वहीदा की एज सेम होगी ना, तो अगर वहीदा जहीर से डबल है तो योगेश भी जहीर का डबल हो गया। ठीक है, अब इससे भी नहीं मुझे पता चलता, इससे तो मुझे सेकंड से तो कोई वैल्यू पता ही नहीं चल रही, नंबर आ ही नहीं रहा। बट अगर मैं ए और बी दोनों को साथ में यूज करूं, मैं जहीर को बोल दूं 10 है, तो यहाँ से योगेश जो आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन से, ये 20 आ जाएगा। योगेश और वहीदा दोनों 20 आ जाएंगे, और पहले इक्वेशन से मेरे पास एल कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगी। तो ए और बी को यूज करके मैं एल की एज एस्टिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें ऐसे सवाल काफी आए हुए हैं, इंफॉर्मेशन दे दी है, फिर कितने सवाल हैं? 42 से 45, 4 सवाल हैं। तो क्या बोला है कि 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर इन पटना, ठीक है, टू अटेंड ए सेमिनार एट माइंड वर्क्स। 5 ऑफ देम हैव टू गो बैक टू 5 डिफरेंट प्लेसेस, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, बैंगलोर, कोलकाता। 7 में से 5 को जाना है। 5 ऑफ देम आर एग्जीक्यूटिव्स हैं, सच ईच स्पेशलाइजिंग इन एडमिन, एडमिन लिख दो, एडमिन बोल दो, एच आर एम, मार्केटिंग, सिस्टम्स एंड फाइनेंस। तो ई के बारे में लिखा है, ई एन एग्जीक्यूटिव गोइंग टू चेन्नई। ई जो एग्जीक्यूटिव है चेन्नई जा रहा है, वो ना फाइनेंस का है ना मार्केटिंग का है। जी जो है सिस्टम स्पेशलिस्ट है और दिल्ली के लिए जा रहा है। एफ जो है एग्जीक्यूटिव है बट कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, बी जो है एग्जीक्यूटिव है एचआरएम में बट हैज कम एट द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड्स। ए इज एग्जीक्यूटिव बट नॉट फ्रॉम मार्केटिंग एंड इज फ्लाइंग टू वन ऑफ द डेस्टिनेशन बट नॉट टू बैंगलोर एंड कोलकाता। द वन हु इज गोइंग टू चेन्नई इज, चेन्नई कौन जा रहा है? ई। ई क्या है? सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या हो सकता है। ई जो है, ई चेन्नई जा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नाइदर फाइनेंस और मार्केटिंग। जी इज सिस्टम, जी यहाँ पे सिस्टम में है। एफ इज एन एग्जीक्यूटिव बट नॉट, एफ कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, एफ कहीं नहीं जा रहा, हम लिख देते हैं। बी इज एन एग्जीक्यूटिव और एच आर एम, बी जो है एग्जीक्यूटिव है एच आर एम में से, बी ए पे यहाँ आ गया। बट हैज कम एट द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, बी भी कहीं नहीं जा रहा इसका मतलब। ठीक है, तो 7 में से एफ और बी कहीं नहीं जा रहे। ए इज एन एग्जीक्यूटिव बट नॉट फ्रॉम मार्केटिंग एंड इज फ्लाइंग टू वन ऑफ द डेस्टिनेशन बट नॉट टू बैंगलोर और कोलकाता। ठीक है, बैंगलोर और कोलकाता नहीं जा रहा, लखनऊ दिल्ली ही होगा। अब देखो ई जो है ना फाइनेंस से है ना मार्केटिंग से है, तो देखो फाइनेंस हट गया, मार्केटिंग हट गया, क्या बचा? एडमिन, तो ई हो गया एडमिन। ठीक है, ए मार्केटिंग से नहीं है तो ए के लिए क्या रह गया? फाइनेंस। और कौन सा एग्जीक्यूटिव है? एफ बच गया ना, एफ ही एग्जीक्यूटिव बचा है, तो एफ हो गया मार्केटिंग का। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्पेशल इन मार्केटिंग? एफ। ठीक है, अभी हमने किया। फिर देखते हैं, सी है स्पेशलाइज इन विच फील्ड? नन ऑफ द। ठीक है, सी तो है ही नहीं एग्जीक्यूटिव। हु इज फ्लाइंग टू बैंगलोर? बैंगलोर कौन जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले हम देखें, हमें लोकेशन का नहीं पता चला ना। सबसे पहले देखो ई जो है चेन्नई जा रहा है, ठीक है, फाइनेंस मार्केटिंग का नहीं है। जी सिस्टम सबसे लिविंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली जी जा रहा है। ठीक है, फिर एफ कहीं नहीं जा रहा, बी जा रहा, बी कहीं नहीं जा रहा। ए जो मार्केटिंग इज फ्लाइंग वन, ए बैंगलोर या कोलकाता नहीं जा रहा, ए जा रहा लखनऊ। ठीक है, अब बचा कौन? ए बी सी बचा, सी जाने वाला, सी डी, सी और डी बचे जाने वाले, और शहर बचे बैंगलोर और कोलकाता। ठीक है, उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन, सी या डी, तो डी आंसर आ जाएगा, डाटा इन इन एडिक्वेट, हमें नहीं पता। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये फिर कॉमन डेटा वाला आ गया, 200 वाली है इसमें। देखो राजीव प्लांटेड सम प्लांट्स इन हिज लॉन बट इन ए सर्टेन फिक्स पैटर्न। ठीक है, तो इन द मोस्ट ऑफ द रोज देयर आर नाइदर रोजेज नॉर मैरीगोल्ड। ठीक है, मैक्सिमम रोज में रोज या मैरीगोल्ड नहीं है।
तो सबसे पहले ना सवाल भी देख लिया करो, क्योंकि क्या है, हम पूरा पढ़ेंगे तो क्या पता हम क्या पूछा है इन्होंने उस हिसाब से भी आंसर आ जाए। ठीक है, पेपर में ये भी करना है। ठीक है, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देर आर टू मोर रोज ऑफ ऑर्चिड्स देन ट्यूलिप एंड टू मोर रोज ऑफ रोजेस देन ऑर्चिड्स। ठीक है, कंपैरिजन दे दिया। देर आर फोर मोर rows of roses than tulips. There are not as many as rows of lily as fireball. Fireball. There is one less marigold row than rose. There is just one row of tulip. Tulip की only one row है। ठीक है, the maximum number of rows he planted is 6। ठीक है, अब देखो ट्यूलिप की 1 है, तो ट्यूलिप्स देखो, ऑर्चिड की ट्यूलिप से 2 ज्यादा है, तो यानी कि 3 हो गई। अब रोजेस की ऑर्चिड से 2 ज्यादा है, ठीक है, 2 ज्यादा है तो 5 हो गई। और यहाँ से भी रोजेस की 4 ज्यादा है ट्यूलिप से, तो ये भी 5 ही दिखा रहा है ना, एक ही बात हो गई। फिर और कोई चेक कर लो। लिली फायरबेल का आपस कोई रिलेशन नहीं है। देर इज वन लेस मैरीगोल्ड रो देन रोज, रोज से एक कम, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही पता कर सकते हैं हम। मैक्सिमम, बस ठीक है। और वैसे भी हमने ज्यादा ही कर दिया, जितना सवाल पूछा, हाउ मेनी रोज ऑफ रोजेस डिड ही प्लांट, 5। ठीक है, द व्हाट इज द सम ऑफ द रोज ऑफ ऑर्चिड्स एंड मैरीगोल्ड ही प्लांटेड। ठीक है, ऑर्चिड्स की 3 है, मैरीगोल्ड की कितनी है, 4, 3 और 4 7। ठीक है, तो बस, तो पहले सवाल भी पढ़ लेना, ज्यादा उलझना नहीं है। तो ये देखते हैं, इसमें भी 2 सवाल हैं। देखो, ABCDEF आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम ए क्लब। देर आर 2 हाउसवाइफ्स, 1 lecturer, 1 architect, 1 accountant and 1 lawyer in the group. There are 2 married couple in the group. Lawyer is married to D who is a housewife। ठीक है, lawyer जो है married to D। No lady in the group is either architect and accountant। C, the accountant is married to F who is lecturer। A is married to D and is not housewife। A जो है D को मैरिड, ठीक है। D हाउसवाइफ है, मतलब D फीमेल होगी। ठीक है, तो ये हाउसवाइफ है। A जो है हमारा मेल है। ठीक है, देखो मेल फीमेल से लिखा है कि पूछा भी है सवाल में। ठीक है, सवाल भी पढ़ लिया करो साथ में। हु इज ई, ई क्या है, तो ए क्या है, लॉयर इज मैरिड टू डी हु इज वाइफ, तो ए आ गया लॉयर, है ना। उसके अलावा जो है सी, अकाउंटेंट मैरिड टू एफ। अब देखो अकाउंटेंट जो है ना, इस पॉइंट में लिखा है अकाउंटेंट लेडी नहीं है, तो सी है मेल और एफ है फीमेल, है ना। ये अकाउंटेंट है और एफ जो है लेक्चरर है। ठीक है, अब कौन बचा, बी और ई, बी और ई। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, 2 हाउसवाइफ हैं, एक तो डी होगी, अब बी और ई में एक हाउसवाइफ है। ई इज नॉट ए हाउसवाइफ, ई हाउसवाइफ नहीं है, तो बी हाउसवाइफ है। ठीक है, तो बी होगी फीमेल। और ई के लिए प्रोफेशन क्या बचा, देखो लेक्चरर हो गया, एफ आर्किटेक्ट ही बचा, है ना, आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट भी फीमेल नहीं है, इन्होंने तो नो लेडी इन द ग्रुप इज आइदर आर्किटेक्ट और फीमेल अकाउंटेंट, तो ये मेल है। ठीक है, ई क्या है, आर्किटेक्ट। और नंबर ऑफ मेल कितने हैं, ए मेल है, सी मेल है, ई मेल है, तो 3 हो गए। ठीक है, 50 51 देखो, दिस क्वेश्चन, इन्होंने बोला क्या, 7 प्लेयर्स हु रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी आर टू बी फैसिलिटेटेड एट ए फंक्शन। देयर आर ABCDEFG। दे आर टू बी सीटेड ऑन द ऑन ए डायस अलोंग वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। डायस मुझे लगता है वो जैसे कोई फंक्शन होता है कि लंबा सा टेबल रख देते हैं ना, उसी को बोलते होंगे। ठीक है, सम ऑफ द कंडीशन आर हियर, कंडीशंस देखो, A and G are to be seated at the extreme right, which is closer to the exit because they have to leave early। ठीक है, तो हम 7 सीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही होगी। ठीक है, ए और जी को एक्सट्रीम राइट पे बिठाना है, तो दोनों को बाहर निकला, मतलब ये 2 सीट जो है एक्सट्रीम राइट, ये ए और जी के लिए होगी। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि इन्होंने बताया नहीं कि एक्सट्रीम राइट पे किसको बिठाना, दोनों निकल जाएंगे अपना एक एक करके। चलो चलो, B is to be seated at the center as he will be given the man of the match award। B को सेंटर बिठाना है, B सबसे इंपॉर्टेंट है। C and D are to be seated as far as possible because they are both wicket keepers। C और D को जितना दूर बिठा सकते हो बिठा सकते हैं। अब देखो जो हमारे पास पोजीशन बची है, इसमें यही पोजीशन बची है जो सबसे दूर दूर है, तो C और D को इस तरीके से बिठाना है, यानी कि CD। अब ये तो बोला नहीं कि C को यहाँ बिठाना है या D को यहाँ बिठाना है,
मतलब ये है, सी यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी सीटेड एट आइदर एंड ऑफ द टेबल, कौन जो है किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा। अच्छा, सबसे देखो, जो ये राइट हैंड है, राइट एंड है, यहाँ पे ए और जी दोनों बैठ सकते हैं, तो जी का पॉसिबिलिटी है बैठने का। और ये वाला जो एंड है, यहाँ पे सी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है, एफ का कोई चांस नहीं है बैठने का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मे नॉट बी सीटेड टुगेदर, कौन से पेयर ऐसे हो सकते हैं कि वो बैठेंगे नहीं साथ में। अब देखो ई एंड ए, ई एंड ए, हाँ अब देखो यहाँ पे ये सीट फिक्स है सी या डी की। अब इस यहाँ पे अगर ए बैठ जाएगा तो ए और सी या ए और डी बैठेंगे, या फिर ए अगर यहाँ पे आ जाएगा ए और जी साथ में बैठेंगे, तो ई तक, ई और एफ तो दोनों यहीं बैठेंगे, तो ई और ए कभी भी साथ में नहीं आएंगे। बी और डी साथ में आ सकते हैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। बी और एफ साथ में आ सकते हैं अगर एफ यहाँ पे हो, ठीक है। जी और डी साथ में आ सकते हैं अगर जी यहाँ पे हो, डी यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये चीज है, ई और ए कब किसी भी सिनेरियो में साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंक्लूजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, लाफ्टर बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है। ऑल मेडिसिन हैव बेंजीन एंजाइम, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ, यही तो है ना कि भाई हंसो। ऑल मेडिसिन दैट मेक्स यू लाफ आर गुड, अब कौन दवा लेके खुश होता है ना, दवा कड़वी होती है, बंदे का मूड ही खराब होता है, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनता। स्टैंड अप कॉमेडी शोज आर टेलीविजन आर गुड सोर्स ऑफ लाटर, यही बात तो सही है, बट हमें इस स्टेटमेंट से पता नहीं चलता ना, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ, हंसो। ये आ गया सिलोजिज्म का क्वेश्चन, सम एप्पल्स आर फ्रूट, ठीक है, सम एप्पल्स जो हैं वो फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल और फ्रूट्स। ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, अब देखो ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ये तभी हो सकता है कि जब दोनों का सर्कल सेम हो, कि यही फ्रूट्स है यही वेजिटेबल है, तो ऑल फ्रूट ही वेजिटेबल है, ऑल वेजिटेबल्स ही फ्रूट है, तो इसका मतलब यही सर्कल जो है वेजिटेबल्स का ही भी है, ठीक है, ये चीज क्लियर है, इन दोनों से हमें ये पता चला, ठीक है। तो फिर क्या है, सम एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, यस ये सही है। ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट, ये तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली सही होगा। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, नहीं, सम फ्रूट्स आर एप्पल। ऑल वेजिटेबल एप्पल, नहीं, सम वेजिटेबल्स आर एप्पल, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ये देखो, in an examination 43% passed in mathematics, 52 passed in physics and 52% passed in chemistry, only 8% student passed in all three, 14% passed in math and physics, 21 passed in maths and chemistry, 20% passed in physics and chemistry. Number of students who took exam is 200. Let set p, set c, set m denote the students who passed in physics, chemistry and mathematics respectively, ठीक है। तो हम how many students पास्ट इन मैथ्स ओनली, तो हम वेन डायग्राम बना ले। ये सर्कल हो गया हमारा मैथ्स का, ये सर्कल हो गया हमारा फिजिक्स का, ये सर्कल हो गया केमिस्ट्री का। गोले तो मैंने अच्छे बनाने सीख गया हूँ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। 8% कौन से हैं जो सब में पास हुए, तो 8 यहाँ पे आ गए। अब मैथ फिजिक्स वाले 14% है, 8 तो ये यहाँ गए, तो ये बचे 6, ठीक है, जिससे मैथ और फिजिक्स टोटल 14 हो गए। 21 है मैथ्स और केमिस्ट्री में, तो 21 तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 + 8 21 हो गया। 20% फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ये 12 आ गए, ठीक है। अब बस वही है, 43 मैथ्स में है, तो बस मैथ्स के गोले का सम 43 होना चाहिए, तो ये माइनस कर देता हूँ। 13 और 8 अपना 21 और 6 27 हो गया। 43 में से मुझे 27 माइनस करनी है, ठीक है। 43 में से 23 16 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 16% आ गया ना, 200 है तो 16% आ गया, तो 200 का 16% 32 हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथमेटिक्स ओनली टू द स्टूडेंट्स पासिंग इन केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री ओनली हमें निकालना पड़ेगा। केमिस्ट्री के टोटल कितने हैं, 52, तो मुझे केमिस्ट्री के गोले में 52 चाहिए टोटल, तो 13 और 12 25 और 8 हो गए, 25 और 8 हो गए 33, ठीक है। तो 52 में से 33 माइनस करने हैं, 52 में से मैं 32 माइनस करूंगा 20 आएगा, तो ये 19 आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों की रेशियो कितनी आएगी, 16 और 19 सीधा
32 या 38 की रेशो, मतलब अगर परसेंटेज में है, नंबर में निकालूंगा तो मैथ्स में ओनली 32 है, केमिस्ट्री की ओनली 38 है, तो रेशो तो वही चीज आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पासिंग इन फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली भी निकाल लेते हैं। फिजिक्स ओनली के टोटल 52 है। ठीक है, तो इस गोले में 52 होना चाहिए, तो मतलब 12 और 8 20 और 26, तो यहाँ 26 ही आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब क्या पूछा है? पासिंग इन फिजिक्स ओनली कितने हैं? 26% है। स्टूडेंट पासिंग इन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस जो मैंने एरिया मार्क किया है, इसके अंदर जो है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री में पास हैं, ठीक है, या तो दोनों में है या एक में है। तो ये कितने हैं? देखो, बाहर 16 बचा, तो अंदर तो 84 बचे ना, 84%, तो 26/84, इसको काटेंगे नहीं क्योंकि ऐसे आंसर दिया हुआ है अभी। ठीक है। फिर बोला है कि स्टूडेंट्स इन डिक्लेयरिंग पास इन एग्जाम ओनली इफ he or she clears at least two subject, number of students who were declared pass in exam, मिनिमम 2 एग्जाम में पास होना जरूरी है, यानी कि कौन सा वाला एरिया होगा? ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा है ना, इसी के अंदर जो है, दो में, दो या फिर तीन में पास है, 6 13 12 दो में पास है, 8 तीनों में पास है, तो यही लोग पास हैं, बाकी सारे फेल हैं। 6 13 और 12 कितने हो गए? 25 हो गए, 6 और 8 14 हो गए, 25 और 14 कितने हो गए? 39 हुए हैं। टोटल 200 हैं, तो 200 का 39% होगा 78। ठीक है, ये गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर 58 और 59, ठीक है, ये भी सेम तरह का सवाल है, पहले मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, एक गोला खराब हो गया, नजर लग गई है। बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज। अब देखो, 53% बायोलॉजी, 61% इंग्लिश, 60% सोशल स्टडीज। ठीक है, 24 बायोलॉजी इंग्लिश टुगेदर, 35 इंग्लिश सोशल स्टडीज, 27 बायो एंड एसएस, 5% नन। अच्छा, 5% नन भी है, मतलब बाहर भी 5% है। अगर मैं इस तरीके से, मुझे बनाना पड़ेगा, बाहर भी है भाई, है ना, इस ऐसे बच्चे भी हैं, होनहार बच्चे, जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है। ठीक है, 5% ही आ गए। सबसे पहले देखो, अगर 95% बच्चे ऐसे हैं जो इस एरिया के अंदर है, 95% बच्चे जो हैं वो मिनिमम एक एग्जाम में पास है। ठीक है, एक, दो या तीन, तो 95 किसके को आएगा? अगर आपको ये ध्यान हो कि तीन, ये फॉर्मूला अगर ध्यान हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बायो, इंग्लिश या एसएस तीनों में पास हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो बायो के स्टूडेंट्स, बायो की परसेंटेज, इंग्लिश की परसेंटेज, जो नंबर्स जो भी है, एसएस की, ठीक है, माइनस जो बायो और इंग्लिश दोनों में पास हैं। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ बायो और एसएस दोनों में पास हैं, इंग्लिश और एसएस दोनों में पास हैं, प्लस जो तीनों में पास है। ठीक है, हमें ये निकालना है पहले, ये निकाल लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। 95 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 53 प्लस 61 प्लस 60 -24 -35 -27 प्लस एक्स, ये हमें फाइंड करना है एक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 95 प्लस, तो 27 27 हो गए, 54 54, 54 और ये 9, 54 और 35, 89 हो गए ना, तो माइनस करेंगे 60 और 60, 120 हो गए, 120 और 50, 170, 174। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब 9 5 14। ठीक है, हम्म, चलो देखते हैं, 9 और 5 14। अरे गलत कर दिया, इक्वल कैसे आ रहा है? जीरो आ गया तो। अच्छा हाँ, 174, जीरो भी तो आ सकता है ना, चेक करना है इसको। पहले क्योंकि मेरा कुछ और आंसर आया था।
परसेंटेज ऑफ पीपल 95 है ना, 95, पहले तो 95 -53 -61 -60, ठीक है। कुछ गलती, प्लस करना है मुझे 24, अच्छा ये मैंने गलती कर दी, 24, 27 लिख दिया मैंने, प्लस 35 प्लस 27, ठीक है 7, मैंने कुछ मिस्टेक करी है, यहाँ पे आएगा 24, ठीक है, और भी कुछ मिस्टेक किया मैंने, 24, 5 4 9 7 16, तो 6 लिखूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, फिर 2 2 4 3 7 1 8, 86, ये बात सही है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 और 4 6 6 12, अब आएगा यहाँ पे एक आ जाएगा 11, 9 8 17 और एक 18, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई मेरी 7 आ गई, ठीक है। तो 7 बच्चे ऐसे हैं, 7% लोग ऐसे हैं जो सब में पास, ऑप्शन सी ये आ गया इसका। और इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन क्लास इज 200, हाउ मेनी पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, जो ओनली वन सब्जेक्ट में, अब देखो वही चीज कर लो, ये 7 आ गया। अब बायो और इंग्लिश वाले कितने, 24, और बायो और इंग्लिश वाले 24 है ना, तो ये 17 आ जाएगा। फिर इंग्लिश और एसएस वाले कितने, 35, तो 28 आ जाएगा, ठीक है। 27 है बायो, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट बचे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये वाले, ठीक है, अब हमें सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, टोटल ये 95 है जो इस पूरे एरिया के अंदर, ठीक है। अब 17 + 7 24 और 20, 44 + 28, 44 और 28, ठीक है, 8 4 12, 72% ऐसे हैं जो 2 या 3 एग्जाम में पास है, हमें ओनली वन निकालना है, तो 95 -72 आ जाएगा, ये 23% ऐसे आ जाएंगे इन सबको मिला के, ये प्लस ये, ठीक है। 23% आ गए, अब 200 का 23% हो गया 46, ठीक है, ऑप्शन बी। अब इन्होंने ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ तो इसमें गड़बड़ है, तो इसको रीचेक कर लेना एक बार, ठीक है, अगर सही आपका भी बी आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर इन्होंने सी दिया है, बट आ मेरा बी रहा है, ठीक है। यस। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 boys 3 girls आर अरेंज्ड इन ए रो सच दैट ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, ठीक है, अगर हम पूरा गुट बना दें कि 4 लड़कियां ये हमेशा साथ रहेंगी, 3 लड़के हमेशा साथ रहेंगे, सबसे पहले 2 केस तो यही बन गए कि बॉयज इस साइड है गर्ल्स इस साइड है सारी, यहाँ पे गर्ल्स इस साइड है बॉयज इस साइड है, 2 केस ये बन गए। इनटू 4 बॉयज को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, अगर चारों एक ही साथ खड़े हैं तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल है ना, 2 × 24, 3 गर्ल्स के लिए 3 फैक्टोरियल है ना, 6, 3 दूनी 6, तो बस कर लो, 24 × 48 × 6, 8 6 × 48, 4 आंसर आ गए, 288, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए बोट मूव्स डाउन द स्ट्रीम एट रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 5 मिनट, आप द स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स है ना, स्पीड ऑफ बोट, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम किलोमीटर पर मिनट में है ना, इसको किलोमीटर पर, अगर हम क्या करेंगे पहले ही सेकंड पे निकाल लें, मीटर पर सेकंड में देखो, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर कितने, 300, ऐसे निकालना है कि नहीं, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, एक काम करते हैं हम पहले किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, डाउन की स्पीड 1 किलोमीटर 5 मिनट में है, तो एक 60 मिनट में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर होगी डाउन, और अप कितनी होगी, 1 किलोमीटर 10 मिनट में है, 60 मिनट में 6 किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर पर होगी अपस्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, अब स्पीड ऑफ बोट होती है इन दोनों का एवरेज, ठीक है, 12 + 6 ÷ 2, ठीक है, एक एग्जैक्टली अगर देखा जाए, डाउन स्ट्रीम क्या होगी, पानी की बोट की स्पीड स्टिल वाटर में प्लस पानी की स्पीड, और अपस्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में माइनस पानी की स्पीड, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करके एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो 12 + 6 ÷ 2 कितनी, 18/2, 9 किलोमीटर पर आवर आएगी, 9 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना,
यही करते हैं, तो 9 दूनी 18, 5 बटा तो 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। In how many different ways the letter of word lonely can be arranged so that vowels are at two end? Vowels यानी कि O और Y दो एंड पे आने चाहिए, बीच में कितने बचे, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। इंटू टू, मतलब O यहाँ पे भी आ सकता है, Y यहाँ पे भी, दो केस फिर ये बन गए, है ना। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू टू 48, ठीक है। नेक्स्ट 63, a boat covers a distance of 30 kilometer upstream in 2 hours while it take half hour to cover the same distance downstream, then what is the ratio of the speed of the boat and stream? देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 2 घंटे में जा रही है, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड जो होगी x माइनस वाई, ये हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर। वही आधे घंटे में 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ जाती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, 30 किलोमीटर हाफ आवर में आ जाती है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब बोट और स्ट्रीम की रेशो ना, तो दोनों को ऐड करके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 15/2, ठीक है। वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 15 45/2, ठीक है, ये निकाल लेना। अब स्पीड की पूछी है, व्हाट इज द रेशियो स्पीड ऑफ बोट, ये बोट की आ गई, ये स्ट्रीम की आ गई, दोनों का रेशियो 75/45, 15 अच्छा 5 से काटा हुआ है, 15 5 75, 9 5 45, ठीक है, आगे 3 से नहीं काटा हुआ, ठीक है, वो ध्यान रखना कभी हम 15 से काट के देख लें, 15 5 75, 15 3 45, 5/3 ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अब वो तो यहाँ छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द गिवन डेटा इन द बार diagram related to the department wise admission of 320 students to BSc honors first year classes of a certain college in the given 5 subjects, study the graph and answer the question। मेल और फीमेल स्टूडेंट दिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। Total number of male students who got admission in mathematics and economics as compared to total number of female students getting admission in mathematics and economics। देखो मैथ्स और इकोनॉमिक्स में, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में मेल कितने हैं 62, फीमेल कितनी है 20 और 24 44। अब इनके कंपैरिजन में ये ज्यादा है, कितने ज्यादा हैं परसेंटेज पूछा है, तो ये कितने ज्यादा है पहले तो 18 ज्यादा है, ठीक है। अब 18 ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो परसेंटेज हम निकालेंगे 18 डिवाइड बाई 44 इंटू 100, ठीक है। ये 9 दूनी 18, 50 दूना, तो ये 4 कट के 11 आ गया, 450/11, ठीक है। तो 4 0 है ना, ये इतना परसेंट ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। क्या हो गया इसमें 68, अच्छा 68 पेज इधर उधर हो गया शायद, 68 69, हाँ। तो सब्जेक्ट विच द फीमेल स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट फीमेल स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब जिसमें सबसे कम फीमेल होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो सबसे कम फीमेल स्टूडेंट स्टैटिक्स में है, ठीक है। 16 है ना, यस। तो द डिफरेंस ऑफ द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर मैक्सिमम, किसमें है मैक्सिमम, मैक्सिमम देख लो 62 - 26, ठीक है, 61 - 24, इन दोनों में से ही है, फिजिक्स या केमिस्ट्री ही है, तो ये आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 37, ठीक है। तो केमिस्ट्री आ गया आंसर इसका। द सब्जेक्ट इन विच द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इज मिनिमम, डिफरेंस मिनिमम कहाँ पे है, ठीक है, स्टैटिक्स में ही है, एक है डिफरेंस दोनों में, ठीक है, 71 हो गया। अच्छा ये रहेगा ना 64 से 67, देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1920 टू 1927, स्टडी द टेबल आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्शन दिया मिलियन टन से 2021 से लेकर 27 तक, तो 4 सवाल है, ठीक है। तो वो इसमें हमें ना एवरेज निकालना ही है, तो हमें सम तो करना ही पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द स्टील इन ईयर 2023 एंड 24 इज x% of 27, what is the x is approximately the difference of production of steel in years 1923 and 1924, 23 24, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक का,
और ये कितना, ये x% है किसका, 1927 का, 27 यानी कि 100.7, इसका कितना परसेंट हो गया ये, तो अप्रोक्सीमेट 1% ही हो गया ना, ऑप्शन डी। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच कंपनी हैज इट्स प्रोडक्शन लेस देन एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1920 टू 27, ठीक है, तो हमें एवरेज निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सम कर लेते हैं। तो 71.3 प्लस 43.51 प्लस 67.66 प्लस 76.23 प्लस 77.23 प्लस 88.93 प्लस 91.75 प्लस 100.17, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने साल हो गए, 8 हो गए ना, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, तो 70, जो एवरेज जो आ गई 77.0975, ठीक है, ये एवरेज आ गई। फिर उन्होंने 65 सवाल में पूछा है द नंबर ऑफ इयर्स ड्यूरिंग विच कंपनी हैज इट्स प्रोडक्शन लेस देन एवरेज, ठीक है, लेस देन एवरेज एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है, बाकी एवरेज से ज्यादा ही है, तो 4 साल ऐसे हो गए। फिर पूछा है रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन ईयर्स 19 24 25 टू दैट ऑफ 23 एंड 27, ठीक है, तो टोटल मिला के बोला उन्होंने 24 25 का सम करना है 23 और 27 का, तो 24 25 इन दोनों का सम करना है मुझे, 24 25, ठीक है, तीन तीन छः, नौ दो 11, नौ दो 11, 8 7 15 और एक 16, 16, 8 7 15 एक 16, ये आ गया, ठीक है, डिवाइड करना मुझे 23 और 27 का, ये और ये, तो ये आ गया 100 और 76, 176, 23 और 17, 40 आ गया ना सीधा, तो 176.40, ठीक है, ये रेशो में फाइंड करनी है, तो ये कट जाएंगे दोनों नोट। अब देखो यहाँ पे 16,000 है, यहाँ पे 17,000 है और यहाँ पे 2,000 है, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 8 से कटने वाले हैं दोनों, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर 0, 8 7 56, फिर 7 ये, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 0, 8 5 40, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर एवरेज पूछा इन्होंने, एवरेज 77.09 था, तो 77.1 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बस सब मुझे लगता है खत्म हो गया, एक दो सवाल और बचे हैं। अब देखो ये इतना बड़ा सवाल डाल रखा है कुछ नहीं इसमें, हैविंग bought the 190 shares of Alpha Gamma Financial at its 52 weeks low, 52 week low, what would be the profit at the transition if these shares were sold on 19 जुलाई 2012, ठीक है, अब देखो ये ना काफी फालतू इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें सिर्फ इसके बारे में पूछा है, एक कुछ शेयर्स दिए हुए हैं, नाम है, डिविडेंड कितना आता है इनमें से, ठीक है, 52 वीक्स हाई, ठीक है, 52 वीक्स हाई कितना है, कि जो पिछला एक साल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है इसकी, ठीक है, किसी भी दिन, 52 वीक्स लो मतलब पूरे पिछले साल में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रही है इस शेयर की, ठीक है, वो चीज दी हुई है। फिर 19 तारीख को क्या प्राइस था, ठीक है, 19 जुलाई को इस दिन बेचे हैं, ठीक है, तो हमें इससे मतलब है 159 पे बेच दिए। अब ये शेयर लिए कितने पे थे, 38 रुपीज के, लोएस्ट पे लिए थे ना उन्होंने, और कितने लिए थे 198, मतलब 198 शेयर्स लिए 39 रुपीज पे, 38 पे बेचे 159 पे, तो फायदा कितना हुआ, तो डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस निकाल के मुझे 198 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 159 माइनस 38 इंटू 198, ठीक है, तो 121 इंटू 198, ठीक है, इसको सॉल्व करना हम क्या कर सकते हैं, 200 - 2 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, 00242 और 242 इस तरीके से कर देंगे तो 8503, सॉरी 0 नहीं 9 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। तो एक ये चीज है जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चलो लास्ट 3 सवाल रह गए हैं। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ कंपनी प्रोफाइल रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, रेशियो एक्सपेंड इनकम से एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई है, ठीक है, ये सब चीजें हर साल में। फिर पूछा इन्होंने फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द इनकम फ्रॉम 2001 टू 22, अब हमें रेशियो दी है इनकम एक्सपेंडिचर की, अब मुझे ना इनकम पता है ना एक्सपेंडिचर पता है दोनों, एटलीस्ट एक तो पता हो कि 2001 में एक्सपेंडिचर इतना था तो मैं इनकम निकाल लूं, ठीक है, रेशियो
ये चीज ध्यान रखो, रेशियो से हमें दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन पता चलता है कि जैसे मुझे ये यहाँ से क्या पता चला, वन रेशियो है तो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों सेम है, ठीक है। 0.75 से मुझे क्या पता चलता है कि इनकम जो है एक्सपेंडिचर का 0.75 है। अब एक्सपेंडिचर जब तक नहीं पता होगा, इनकम पता नहीं होगी, तो डाटा आ जाएगा इनएडिक्वेट, ठीक है। अब ठीक है, ये लास्ट तो फर्जी सवाल है, इसमें ऐड करना है बस। स्टडी द टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। द गिवन डेटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप, है ना, 4 डिफरेंट शॉप है ABCD। लैपटॉप कितने बेचती हैं, डेस्कटॉप कितने बेचती हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड बाय शॉप ABD। डेस्कटॉप यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना। ABD 200, 720, 720 और 660, 700 और 600 हो गए 1300, 20 और 60 होगी 80, ठीक है, डिवाइड बाय 3, 4 तिये 12, फिर 18, अच्छा 6 तिये 18, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉप्स टुगेदर बाय ABC, यानी कि इन तीनों का सम चाहिए लैपटॉप, ठीक है। तो 9 5 14 और 4 18, ठीक है। एक आ गया, 3 और 1 4, 3 7, 4 11, ऑप्शन ए, ठीक है। फर्जी सवाल थे ये तो इसी के साथ 75 क्वेश्चन से इसमें एप्टीट्यूड के, ठीक है, तो ये पूरे हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कर लिए, ये पार्ट 2 था, तो ये खत्म हो गए। और इसके अलावा और कोई मेरे पास पेपर नहीं है, कोई और आएगा इसी दिन जो पेपर हुए थे, तो वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सवाल में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पूछ लेना। और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।